नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। लगातार दूसरे दिन भी संसद में गतिरोध, विदेश मंत्री और दो मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। सरकार का इनकार, स्पीकर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र लगातार तीसरी बार वक्त से पहले खत्म, व्यापम घोटाले पर विपक्ष का विरोध, शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग। अधिकारों पर केजरीवाल, उपराज्यपाल फिर आमने सामने, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द, नजीब जंग ने बताया संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन। जीएसटी से जुड़े विधेयक पर प्रवर समिति ने सौंपी रिपोर्ट, ज्यादातर प्रावधानों पर मोहर, राज्यों को नुकसान के लिए 5 साल तक मुआवजे की सिफारिश। ड्रोन मामले में पाकिस्तान के झूठ का फिर से अब पुष्टि हुई, चीनी कंपनी ने कहा किसी सरकार को नहीं की गई बिक्री, चीन ने भी किया भारत का समर्थन। और आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच अधिकारों का विवाद थमता नहीं दिखता। ताजा मामला दिल्ली महिला आयोग में अध्यक्ष के तौर पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति का है। उपराज्यपाल ने यह कहते हुए आज नियुक्ति को रद्द कर दिया कि राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं ली। वहीं दिल्ली सरकार इसे अधिकार के विवाद का एक नया नमूना बता रही है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को लेकर एक बार केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल फिर आमने सामने हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली महिला आयोग में अध्यक्ष के तौर पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति रद्द कर दी है। उपराज्यपाल कार्यालय ने इस बारे में मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी भेजी है। इसमें लिखा है कि दिल्ली सरकार ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर उनसे मंजूरी नहीं ली, जबकि 2002 के गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। पहले भी दिल्ली महिला आयोग की नियुक्ति में एलजी की मंजूरी होती रही है। एलजी साहब ने जो आज कहा है वो कुछ नया नहीं कहा है, वो सिलसिला पुराना है और सरकार के काम करने का सिलसिला भी पुराना हो। स्वाति मालीवाल ने अपनी नियुक्ति पर उठे विवाद पर कहा है कि इस मामले में तकनीकी गड़बड़ी है और इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। मेरे पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन इस मामले में नहीं है और मुझे लगता है कि अगर कुछ है भी तो वो छोटा मोटा कोई टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेरे को नियुक्त किया है। मेरे पास एक नोटिफिकेशन की कॉपी है और मैं तो अपना काम कंटिन्यू करूंगी। बीजेपी और कांग्रेस ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विरोध जताया है। जिस प्रकार से वो अपनी नेचर को सुपर बॉस करके प्रूव कर रहे हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ दिल्ली का, उसको उनसे बचना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस नोटिफिकेशन को वैध कर दिया है जिसमें सारी अपॉइंटमेंट्स एलजी के माध्यम से होंगी, तो उनको समझना चाहिए कि एलजी को फाइल भेजना जरूरी है। संवैधानिक मामलों के जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से किसी भी नियुक्ति की उपराज्यपाल से मंजूरी जरूरी है। हम दिल्ली में 2-3 चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों में गवर्नमेंट का अपना पावर है, फाइनल डिसीजन वो ले सकते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर की बात है कि गवर्नर को या तो इन्फॉर्म करना पड़ता है या उनके पास फाइल भेजना पड़ता है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों से जुड़े कई मामले दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में स्वाति मालीवाल की नियुक्ति भी कानूनी दांवपेच में उलझती नजर आ रही है। नियम कानून का हवाला देकर उपराज्यपाल पर निशाना साधने वाले केजरीवाल इस बार खुद कानूनी दांवपेच में फंसते नजर आ रहे हैं। वो भी तब जब उपराज्यपाल ने ये सवाल खड़े कर दिए कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा की नियुक्ति करने के लिए जो तरीका साल 2014 में अपनाया गया था वो इस बार क्यों नहीं। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। सौरभ, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि सौरभ, जिस तरीके से पूरा ये विवाद दिख रहा है, क्या वाकई तकनीकी कोई गड़बड़ी है, परमिशन की दिक्कत है, या फिर किसी रूल को फॉलो नहीं किया है आपकी सरकार ने? शायद सौरभ तक आवाज नहीं जा रही, हम कोशिश करेंगे और फिर से उनके पास चलने की। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति की राज्य सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने, और अब जो एलजी हैं नजीब जंग साहब, उन्होंने उसे एक तरीके से असंवैधानिक बताया है।
और सौरभ, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मेरे को आवाज आ रही है आपकी। सौरभ, असल में क्या दिक्कत है जो नजीब जंग साहब ने लिखा है? क्या मैं कानूनी या फिर तकनीकी पहलू समझना चाहूंगा जिस पर उनकी आपत्ति है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो भी सरकारें दिल्ली के अंदर रही हैं, चाहे आप पिछली सरकार ही देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, और बरखा शुक्ला सिंह जो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, वो कांग्रेस की विधायक रही हैं, विधायक सिटिंग विधायक थी। और कांग्रेस ने जिसको मुझे लगता है रूलिंग पार्टी ने जिसको पसंद किया, उसको उन्होंने अपना चेयरपर्सन बनाया। और इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी का जो चुनाव होता है, वो भी जनरली जो गवर्नमेंट होती है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी कौन होता है। मगर देखा गया है कि पिछले 4-6 महीने से जब से सरकार बनी है, एलजी साहब जनरली जो चीज़ होती आई हैं उसके अंदर विघ्न पैदा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की नॉर्मल फंक्शनिंग ठीक तरीके से ना हो पाए। और इसका बहुत खेद है। और मुझे लगता है क्योंकि हर मसला इस तरह से कोर्ट में ही जाके सुलझाया जाता है, मुझे लगता है ये मसला भी शायद कोर्ट में ही जाके सुलझेगा। और मगर बहुत खेद है। लेकिन सौरभ, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इस तरीके नजीब जंग साहब ने जो लिखा है उसमें 239 का हवाला दिया गया है, आर्टिकल 239 का, डेली अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239। क्या ये जो प्रावधान था कि सरकार किसी भी नाम का चयन करती है, उसके बाद उस पर एलजी की मोहर लगवाती है और उसके बाद उसे नियुक्त करती है, क्या वाकई ये जो रूट है इसको आपकी सरकार नहीं लगता कि फॉलो नहीं कर रही है, जिसके चलते बार बार गतिरोध खड़ा हो रहा है? देखिए, इस तरीके के जो सरकार का डिस्क्रिशन है, वो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ के सरकार के तो बाकी सब चीज़ों के अंदर डिस्क्रिशन है। मुख्यमंत्री कहें या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहें, उनका डिस्क्रिशन है कि वो अपने हिसाब से किसी भी उपयुक्त कैंडिडेट को इन सब चीज़ों के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं। मगर क्योंकि एलजी साहब एग्जीक्यूटिव हेड हैं स्टेट के, तो वो हर तरीके से विघ्न कर रहे हैं। देखिए, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो का ही मामला देखिए, उन्होंने ज़बरदस्ती मिस्टर मीना को हेड ऑफ एसीबी अपॉइंट कर दिया और सरकार ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही। क्योंकि और आप देखिए कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो इतना अच्छा काम कर रही थी पिछले 3-4 महीने से, अब उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा। इनफैक्ट उसके अंदर मुकदमे भी रजिस्टर नहीं हो रहे। कल ही डीडीए के 2 अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, मगर वो मुकदमा तक एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर दर्ज नहीं हो रहा। तो काफ़ी चिंता की बात है देश के लिए, मुझे दिल्ली के लिए, हमारे संघीय ढांचे के लिए, कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन सौरभ, जो इससे पहले दिल्ली में जो सत्ता में लोग रहे हैं जी, और जो पुराने मुख्यमंत्री हैं या फिर जो यहाँ पर मैं कहूँ कि रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में किसी भी नियुक्ति, खासतौर पर अगर मैं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करूं, उसमें नाम भेजे जाते हैं, एलजी उस पर मोहर लगाते हैं, आम सहमति के जरिए होता रहा है और उसके बाद सरकार अनाउंसमेंट करती है। लेकिन आपकी सरकार पहले अनाउंसमेंट कर देती है और उसके बाद वो एलजी से अप्रूवल की शायद बात भी नहीं करना चाहती है, यानी कि एलजी को एक तरीके से दरकिनार करने की कोशिश होती है। ऐसा क्यों बार बार? देखिए, असल में जो प्रावधान है वो ये है, एलजी शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द चीफ मिनिस्टर। मगर अब तक देखा गया है, चाहे वो शकुंतला गैमलिन वाला मामला हुआ हो या एसीबी के चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला हुआ हो, होम सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट का मामला हुआ हो, हर जगह एलजी साहब ने जो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको पूरा ओवररूल करते हुए, ओवरटेक करते हुए, क्रॉस करते हुए उन्होंने अपनी मर्जी हर जगह चलाई है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है सरकार के और एलजी के बीच में। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शुरू से चलाया जाता तो स्थिति बहुत अच्छी होती, मगर ऐसी स्थिति हो ना सकी और जो प्रेसिडेंट्स अब तक सारे तय किए गए थे उनको खराब करने का पूरा श्रेय। तो क्या दिल्ली महिला आयोग के मामले पर आपकी सरकार ने एलजी से पहले विचार विमर्श किया, उसके बाद अनाउंसमेंट किया, या आपने अनाउंसमेंट कर दिया उसके बाद उसकी जानकारी एलजी साहब को दी गई?
देखिए, टेक्निकली अगर इस मामले में देखा जाए तो इस तरीके के डिसीजन सरकारें लेती हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कांग्रेस की सरकार है और एलजी ने भाजपा का कोई किसी महिला को वहाँ की महिला आयोग की अध्यक्ष बना दिया। ऐसा कहीं नहीं देखा गया, या ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि बिना मर्जी के आपके यहाँ चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया। पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं दिल्ली के अंदर, और इसका सबको दुख है, इसका सबको खेद है। सौरभ, मेरा सवाल दूसरा था कि हमारे हाथ क्या में कुछ रहा विमर्श नहीं, की हर प्रक्रिया जगह पूरी ऐसी की गई? क्योंकि आप लोग बार बार तुलना करते हैं दूसरे राज्यों से जहां की सरकारों के अधिकार और दिल्ली में सरकार के अधिकारों में बहुत ज्यादा फर्क है। जी, मैं इसके बारे में टेक्निकली इसके बारे में नहीं जानता, मगर फिर भी अगर देखा भी जाए तो जनरली दिल्ली के अंदर ही, और किसी राज्य में ना भी जाया जाए, अगर सिर्फ दिल्ली का ही देखा जाए तो महिला आयोग की अध्यक्ष हमेशा जो सरकार पावर में होती है, जो पार्टी पावर में होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसका नाम तय करते हैं, उसी को बनाया जाता है। मगर हाँ, हो सकता है एलजी साहब इस बार भी अपने दिमाग में कोई षड्यंत्र लेके बैठे हों कि ये जिसका नाम प्रपोज करेंगे उसी को नहीं बनाना, बाकी किसी और पार्टी का या बाकी किसी ऐसे आदमी को बना दें जो इनकी सरकार को हर दूसरे दिन एम्बैरस करने की कोशिश करे। अगर ऐसी षड्यंत्र की भावना एलजी साहब के मन में थी तो मुझे लगता है कि ज़रूर उनको ठेस पहुंची होगी, और पहुंचनी भी चाहिए। सौरभ, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। लेकिन जो आपने कहा कि सीधे आरोप लगाया, लेकिन एलजी साहब का जो पत्र है वो कुछ और बयां करता है कि जो एक विमर्श की प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्हें आपत्ति थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। ब्रेक के बाद देखिए प्रदूषण रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार को फटकार। ब्रिक्स बैंक का हुआ आगाज। क्या होगा असर, क्या होगा अंदाज, क्या बदलेगी ब्रिक्स की तस्वीर और विकास भरेगा परवाज। देखिए RSTV विशेष खुला ब्रिक्स बैंक आज शाम 7:30 बजे। ललित मोदी और व्यापम घोटाले के मामले में विपक्ष के भारी विरोध के चलते संसद की कार्यवाही आज लगातार दूसरे दिन बाधित हुई। विपक्ष ने सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर प्रधानमंत्री से भी जवाब मांगा, लेकिन सरकार ने इससे इनकार करते हुए विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। लगातार गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही दिन में कई बार स्थगित हुई। Any fact with regard to any improper conduct, start the discussion. I dare you to start the discussion if you have any fact. How much cash has your Chief Minister of Himachal Pradesh deposited in a bank? How much cash has your Chief Minister deposited? Are you willing to discuss that? विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने भी अपने मंत्रियों का पुरजोर बचाव किया है। नेता सदन अरुण जेटली ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को इस मामले पर चर्चा शुरू कराने की चुनौती दी। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सरकार ने कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का भी जिक्र कर दिया। सरकार के रुख से ये साफ हो गया है कि व्यापम या ललित मोदी प्रकरण में फिलहाल वो विपक्ष के सामने झुकने को तैयार नहीं है। May I ask a question from Mr. Yechuri? Which provision of law has the External Affairs Minister violated that an investigation can be ordered if he is good enough to educate me? Is there any provision of law that Mrs. Sushma Swaraj has violated? Please educate us on that. लेकिन कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन ललित मोदी विवाद पर अपना विरोध जारी रखा। कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और घोटालों के मामले में प्रधानमंत्री से भी जवाब की मांग की। कांग्रेस को इसमें अन्य दलों का भी साथ मिला। I have given a notice for the suspension of business of the day that will include everything. सोलंकी जी से लेकर आपके अश्वनी कुमार जी, बंसल साहब और अरुण जी, हम सब साथ थे। सदन नहीं चला जब तक इनका इस्तीफा नहीं हो गया। पीएसपी और सीपीएम ने भी व्यापम मामले में सरकार पर तीखे हमले किए। सीताराम येचुरी ने कहा कि सदन में चर्चा का मामलों की जांच से
कोई लेना देना नहीं है। People who have associated with that have died outside the state. It is not the jurisdiction of one state alone. Yeah, and therefore, and secondly, sir, I want to make an important point before you rule. The point is, the job of the parliament is to make the government accountable. माननीय उपसभापति जी, हमारी पार्टी का ये कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। आदेश सीबीआई जांच तभी निष्पक्ष तौर से हो पाएगी जब वहाँ पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। इन विवादों के बीच केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ट्वीट ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। सुषमा ने कहा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने उन पर कोयला घोटाले में आरोपी संतोष बागरोडिया को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के लिए दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि वो सदन में ललित मोदी मामले में जवाब के दौरान उस कांग्रेसी नेता का नाम बताएंगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर लोकसभा में भी विपक्ष ललित मोदी प्रकरण और व्यापम घोटाले के मुद्दे पर अपनी मांग पर कायम है। कांग्रेस के सांसदों की ओर से सदन के भीतर काली पट्टी बांधकर और तख्तियों के साथ विरोध जताया, जिस पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नाराजगी जताई। लोकसभा अध्यक्ष ने इन सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने विदेश मंत्री समेत बीजेपी के 2 मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग जोर शोर से उठाई। व्यापम मामले और ललित मोदी विवाद के इस मामले में वामपंथी दलों ने भी कांग्रेस का साथ दिया। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, लेकिन अवरोध जारी रहने पर स्पीकर ने सांसदों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। I would also like to emphatically stress here that in the event of disorderly conduct, I would be constrained to initiate appropriate disciplinary action against the hearing members. लेकिन विरोध कर रहे सांसदों पर स्पीकर की इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस ने मंत्रियों के इस्तीफे तक अपना विरोध जारी रखने की बात कही है। इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कठिनाई है और प्रजातंत्र में हम लोगों का पूरा हक होता है और पूरी हमारी जिम्मेदारी होती है कि देश की जनता की आवाज़ है इस प्रजातंत्र के मंदिर में हम सुनाएं और इस पर हम पूरी तरह से अडिग रहेंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम लोग कार्य करेंगे। हालांकि सरकार ने विपक्ष के रवैये को गलत बताया है। सरकार का कहना है कि ललित मोदी विवाद मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। सुषमा जी ने स्वयं जो है स्पीकर से मिलकर यह रिक्वेस्ट किया है कि जो मेरे ऊपर बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए हैं उस संबंध में मैं बोलना चाहती हूँ, मैं स्टेटमेंट देना चाहती हूँ, लेकिन विपक्ष जो है बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के अलावा तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सांसदों ने भी लोकसभा में विरोध प्रकट किया। ये सांसद तेलंगाना के लिए अलग हाईकोर्ट की मांग कर रहे हैं। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर सिलेक्ट कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी। समिति ने बिल में 3 संशोधनों की सिफारिश के साथ लगभग सभी प्रावधानों को मंजूर कर लिया है। कई दलों की मांग पर समिति ने राज्यों को 5 साल तक राजस्व भरपाई करने पर भी सहमति जताई है। हालांकि कांग्रेस, वाम दल और AIADMK ने बिल के मौजूदा स्वरूप पर असहमति का नोट भी दिया है। बीजेपी सांसद भूपिंदर सिंह की अध्यक्षता वाली राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने जीएसटी विधेयक के सभी 21 प्रावधानों को लगभग मंजूर कर लिया है। समिति ने तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों की मांग पर बिल में कुछ संशोधन भी माने हैं। इसके तहत जीएसटी लागू होने के बाद 5 साल तक राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई केंद्र करेगा। इसके अलावा जीएसटी बिल में उत्पादक राज्यों को 1% तक मुआवजा देने की सिफारिश भी की गई है। We have giving a definition of the band also. Then there is a definition which is required about the funds of the local bodies. So select committee give a suggestion that when the state bill will become, so the role of the local bodies and their financial resources must be taken into the care. कांग्रेस ने जीएसटी बिल के 8 प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस और वाम दलों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार का दबदबा है, जिससे राज्यों के हितों को नुकसान हो रहा है। AIADMK की मांग है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना चाहिए। हम जीएसटी के पक्ष में हैं, वो विरोध में थे। दूसरा, जीएसटी में जो सोच समझ के बदलाव की ज़रूरत समझी गई, उस पर सुझाव दिए गए।
उस पर उनको क्यों आपत्ति है? क्या देश को ऐसा जीएसटी देंगे जिससे एक कॉमन मार्केट भारत ना बने? देश भर में एक समान कर व्यवस्था लागू करने से जुड़े जीएसटी विधेयक पर बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाई थी। इसके लिए सिलेक्ट कमेटी का गठन किया गया था। इस बिल को लोकसभा में 2/3 बहुमत से मंजूरी मिल चुकी है। सरकार की अगले साल 1 अप्रैल से देश भर में जीएसटी को लागू करने की योजना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। ललित मोदी विवाद और व्यापम मामले में घिरी बीजेपी ने अब कांग्रेस पर पलटवार किया है। पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के निजी सचिव मोहम्मद शाहिद का स्टिंग जारी किया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। वहीं हरीश रावत ने वीडियो की सत्यता पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एक स्टिंग जारी किया। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के निजी सचिव मोहम्मद शाहिद शराब कारोबारियों से पैसा लेकर आबकारी नीति बदलने की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने हरीश रावत पर शराब कारोबारियों से घूस लेने का आरोप लगाया है और उसके तहत ये मिडलमैन इनके साथ मोहम्मद शाहिद जो पीएस है वो उनके साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि कितना देना, कहां देना, कब देना। चीफ मिनिस्टर पद में रहने के लायक नहीं बने भी, वो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आरोपों को खारिज करते हुए वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाए हैं। क्या आप जो है उसकी सत्यता को सत्यापित कर रहे हैं? तब मुझसे प्रश्न पूछिए। मैं जांच तब करूं जब कहीं कुछ कॉज हो, कहीं आग हो या धुआं हो। यूपीए सरकार में हरीश रावत के केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान मोहम्मद शाहिद उनके पीएस थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने पर हरीश रावत उन्हें अपने साथ ले गए। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर राज्य की आबकारी नीति बदलने और राज्य को राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लालू पर तंज कसने की खबरों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि रहीम का दोहा बीजेपी की विचारधारा को लेकर था। हालांकि इससे पहले आरजेडी में नीतीश के बयान को लेकर खासी नाराजगी भी दिखी। रहीम के दोहे के जरिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तंज कसने की खबरों पर नीतीश कुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा ट्वीट लालू के लिए नहीं वरन बीजेपी की विचारधारा के लिए था। रहीम का विश्वविख्यात दोहा है और उसको हमने लिख दिया है, और वो इसलिए लिख दिया है कि लोगों को मालूम है कि भाजपा का जो जहरीला विचार है और भाजपा जो एक जहर के समान है, उसके लिपटे रहने के बावजूद मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इससे पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद ने नीतीश को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी जिससे गठबंधन के तहत चुनाव तैयारियों में जुटे कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हो। ये न बयान और उचार आचार प्रचार वैसा ही होना चाहिए जिससे भाजपा को रोका जा सके, और ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपसे में कहासुनी हो जाए और मनमुटाव हो जाए, आज समर्थकों को खराब लगे। ऐसा बयान नहीं करना चाहिए। आरजेडी जेडीयू के बीच तकरार पर बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में चुटकी ली। अब तो उनके साथ आरजेडी का गठबंधन है, तो अपने को अच्छा बताने के लिए दूसरों को बुरा बताने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी। मुझे आरजेडी का स्वाभिमान कहाँ गया है? नीतीश की टिप्पणी को ज्यादा तवज्जो न देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये कमेंट बीजेपी के लिए था। वो नीतीश जी किसके विषय में बोले बताएं। मंगलवार को किसी शख्स ने ट्विटर पर नीतीश से लालू के साथ मिलकर विकास को लेकर सवाल किया था। जवाब में नीतीश ने विकास को सोल एजेंडा बताते हुए रहीम का दोहा ट्वीट किया था। इसके बाद मीडिया में खबरें आई कि नीतीश ने खुद को चंदन बताते हुए लालू की आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा का 9 दिन का मानसून सत्र अवरोध के चलते 3 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तीसरे दिन भी कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने व्यापम मामले को लेकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रहे बीएसपी विधायक सदन में ब्लू एप्रिन पहनकर पहुंचे। सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित होने के बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अधूरी जांच रिपोर्ट को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। इसके साथ ही दिल्ली में आने वाले वाहनों की जांच के लिए एनजीटी ने 3 टीमों के गठन की बात कही है, जो शाम 5 से सुबह 7 बजे तक वाहनों की जांच करेंगी, जिसमें परिवहन विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल हैं।
दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में जिस तौर तरीके से प्रदूषण की जांच की गई, उस पर एनजीटी ने आपत्ति जताई। रिपोर्ट में 112 ट्रकों की जांच की बात कही गई थी, जिसमें से सिर्फ 8 ही प्रदूषण मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। सीमा के पास ड्रोन मार गिराने के मामले में पाकिस्तान के झूठ की लगातार पुष्टि हो रही है। चीन की कंपनी DJI ने कहा है कि मानव रहित विमान किसी सरकार को नहीं बेचा गया। चीनी कंपनी के बयान से भारत के रुख को समर्थन मिला है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी ड्रोन निर्माता DJI ने घोषणा की है कि सरकारें उसकी सीधी खरीदार नहीं हैं। तो खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।